गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या HRM। ये MCOM में भी है और ये BCom थर्ड सेमेस्टर में भी है। और खैर HRM की ज़रूरत काफ़ी जगहों पे पड़ती है, MBA में पड़ती है। HRM और स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए हमने एक PDF नोट्स जो कि मेरे द्वारा लिखे गए होंगे, मेरे द्वारा एडिटिंग की गई होगी, उनकी अवेल कराए जाएंगे स्टूडेंट्स को। मतलब जो भी स्टूडेंट्स हमारे YouTube से पढ़ रहे हैं वो लेक्चर देखने के साथ साथ अक्सर वो कमेंट्स में लिखते हैं कि हमें नोट्स चाहिए, हमें नोट्स सेंड कर दीजिए। उन नोट्स पे काम चल रहा है और हमने जो पहला सब्जेक्ट चुना एक एक्सपेरिमेंटल वे में कि हमारी कितनी सेल्स, मैं नहीं कहूँगी, हमारी कितनी कंज्यूमर रेजोनेशन आती है, हमारी कितनी स्टूडेंट रेजोनेशन आती है, तो वो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी जगहों पे काम भी आता है मगर इस पे बहुत किताबें, बहुत मटेरियल आपको नहीं मिलेंगे। तो ये एक PDF है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की सारी जानकारियां हैं जो MCOM या BCom 6 सेमेस्टर या कहीं भी पूछी जा सकती हैं। मेरे द्वारा लिखी गई हैं, मेरे द्वारा एडिट की गई हैं। ई-बुक फॉर्मेट में ये किताब है। किताब से बेटर मैं कहूँगी ये नोट्स हैं। केवल 99 रुपीज़ में, 99 रुपये में फ्रीली अवेलेबल है। जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो कमेंट में कर लेंगे और वहीं से हम पढ़ा रहे हैं। मतलब हम जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं उन किताबों में लिखा हुआ है, तो आप अपनी सुविधा के लिए वो किताब ले सकते हैं, वो ई-बुक ले सकते हैं। तब ये YouTube का आपको लेक्चर और वो किताब एक साथ पढ़ने का पूरा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। वी आर स्टार्टिंग विद दैट। सबसे पहली चीज़ कि ह्यूमन रिसोर्स से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन रिसोर्स जो HR डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट जब किसी पर्सन को अपनी कंपनी में एम्प्लॉय करने का काम करता है, किसी पर्सन को रोज़गार देने का काम करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये किस बेसिस पे करता है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये इस बेसिस पे करता है, ध्यान से सुनिएगा, वो पर्सन पहली चीज़ तो भाई क्वालिफाइड कितना है। मेक सेंस ना भाई। अगर आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए किसी इंजीनियर को तो नहीं बैठा दोगे, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के जॉब के लिए किसी डॉक्टर को तो MBBS को तो नहीं बैठा दोगे। तो पहली चीज़ जो HR करता है वो ये करता है कि हमारा जो एम्प्लॉई होता है उस एम्प्लॉई की क्वालिफिकेशन और उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसमें रिलेशन स्टैब्लिश करने का काम करता है। ये बड़ी बेसिक से मैंने बात की। एम्प्लॉय का जो सिलेक्शन होता है, रिक्रूटमेंट होता है, ये रिक्रूटमेंट का काम भी HR डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ HR डिपार्टमेंट का एक और फंक्शन होता है और वो ये होता है कि HR डिपार्टमेंट को एम्प्लॉई अगर आपके बिजनेस के साथ समय से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे वो अपना भी एडवांटेज एक्सपेक्ट करेगा। और वो जाहिर सी बात है, अगर किसी जगह काम करके एम्प्लॉय को संतुष्टि नहीं महसूस हो रही है तो वो ज़्यादा दिनों तक वहाँ काम नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय की ग्रोथ, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट का भी काम करते हैं। तो हम जिन नोट्स जिनकी बात कर रहे थे उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मैंने सारा टॉपिक आपके लिए समझाया हुआ है। तो क्वेश्चन 1 कहता है कि एक्सप्लेन इन डिटेल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स, जिसका आंसर है ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की फंक्शनिंग कैसे इफेक्टिव हो, एंड देयर मैनेजमेंट डन बाय द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। कौटिल्य यानी कि चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र की किताब 4वीं सदी में लिखी गई थी, 4th सेंचुरी में लिखी गई थी। उनमें भी आपको ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन और मानव कल्याण के एलिमेंट्स मिलते हैं। क्लियर है इंट्रोडक्शन। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, फंक्शंस क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स का, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जो नोट्स हैं उसमें लिखा हुआ है स्टेट द, देखिए इन नोट्स में चीज़ें आपको बड़े संक्षिप्त में मिलेंगी, बहुत डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, कोई साइड बुक नहीं लेनी पड़ेगी।
अप टू द मार्क क्वेश्चन आंसर है और इतने हैं कि पूरा पढ़ लो तो 32 पेज तो आराम से बढ़ जाना। कह रहा है स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। वैसे तो ह्यूमन रिसोर्स का फंक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, मगर मेनली वो क्राइटेरिया जो हर डिपार्टमेंट में प्रेजेंट होगा। इनमें मैंने 5 चीज़ों की बात आपसे करनी है। सबसे पहला होता है एम्प्लॉय सिलेक्शन। जो एम्प्लॉय जिस पोजीशन पे चयनित किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है, उसको सेलेक्ट करके हम ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं। दूसरा उसकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। हर कंपनी में आप कितने भी शिक्षित हो, कितना भी आपने बीटेक किया हो, बीएससी किया हो, बी फार्मा किया हो, बीकॉम किया हो, बीबीए किया हो, जो भी, जब आपको कोई कंपनी ले जाएगी तो आपको अपने काम को करने के लिए वो कुछ समय का ट्रेनिंग पीरियड रखती है। एम्प्लॉय को ये सिखाया जाता है कि हमारे यहाँ वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो दूसरी चीज़ हो गई ट्रेनिंग मैनेजमेंट, डेवलपमेंट सॉरी। तीसरा होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का अर्थ क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल, अगर हम मान लीजिए आप में से सबने कभी ना कभी ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट बनाया रहा होगा। जब पहली बार ट्रेडिंग पीएल बनाने बैठे थे, याद करो कितना समय लग गया था। कुछ नहीं तो 1 घंटे का समय तो लगा ही था। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है जब बार बार वही ट्रेडिंग पीएल बार बार लगाते रहे, एक फ्लो बन गई। आज के टाइम पे अगर आपकी एक्सपर्टीज अभी भी उसमें है तो आप 15 मिनट में कर लोगे। 5 मिनट ट्रेडिंग, 5 मिनट पीएल, 5 मिनट बैलेंस शीट। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है हम एम्प्लॉय के स्किल को कितना ज़्यादा शार्प कर पा रहे हैं कि वो एम्प्लॉय फिर उसके बेसिस पे कितना ज़्यादा रिवॉर्ड कंपनी के लिए ला पा रहा है। हाउ वी आर गोइंग टू अपस्किल दैट एम्प्लॉय, दैट इज व्हाट परफॉर्मेंस अप्रेजल। Actually is appraisal, not appraisal, appraisal, okay? APP, not UP. अच्छा, उसके बाद होता है इंटरनल मोबिलिटी। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, इंटरनल मोबिलिटी। मोबिलिटी का क्या अर्थ होता है? मोबिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग मूवेबल, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मूवेबल। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बुक, सो दिस बुक इज मूवेबल, इट हैज मोबिलिटी। इंटरनल मोबिलिटी का अर्थ क्या होता है? अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। मान लीजिए फिलहाल मैं जिस कॉलेज में पढ़ा रही हूँ, मैं वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर। इस साल के अंत तक मेरी पीएचडी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आफ्टर टीचिंग फॉर 5 years अलॉन्ग विद माई पीएचडी डिग्री आई विल बिकम associate professor. Then after some time of being an associate professor, I will become professor. ये बिल्कुल संभावना है कि हो सकता है मैं जिस जगह पे अभी हूँ उसी जगह में हो जाऊँ, जहाँ पे मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ फॉर्मली। हो सकता है पीएचडी के बाद वहीं पे मेरा अप्रेजल होता जाए, प्रमोशन होता जाए। मोबिलिटी का यही अर्थ होता है। एक ही संस्था में जब एम्प्लॉय दूसरे पोजीशन पे काम करता है, चाहे आप प्रमोशन कहिए उसको, चाहे आप ट्रांसफ़र कहिए, डिमोशन वैसे तो सुनने में नहीं आता मगर कभी कभी सुनने में आ जाता है कि भाई उनकी पोजीशन और कम हो गई। बात समझ में आ रही? तो संस्था के अंदर व्यक्ति का जो स्थानांतरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल मोबिलिटी। और अंतिम चीज़ है, मतलब इसमें कह सकते हो कि ट्रांसफर्स और प्रमोशन आते हैं। और अंतिम इसका है कंपनसेशन मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है, कंपनसेशन मैनेजमेंट। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख कर किसी संस्था के साथ जुड़कर क्यों काम करता है? कमाने के लिए। अगर उसको एक संस्था से अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से वो अच्छा रिवॉर्ड नहीं है, तो वो दूसरी संस्था पकड़ेगा। और कंपटीशन इतना है कि अगर वो एम्प्लॉय बहुत फ्रूटफुल है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई संस्था उसके टैलेंट को पहचान के उसको वो देगी, वो जो डिज़र्व करता है, और बदले में वो एम्प्लॉय उस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित होगा। एचआर का काम यही है।
एचआर का काम ये देखना है कि कहीं कंपनी किसी ऐसे एम्प्लॉय को कम पेमेंट ना दे या किसी भी एम्प्लॉय को उतना कम पेमेंट ना दे जहाँ पे उस एम्प्लॉय की डिग्री और उस टैलेंट के साथ इनजस्टिस हो रहा। ठीक है, तो बहुत मन से ये 5 फंक्शंस बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हम हमारी तीसरी टॉपिक की ओर। हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, कॉमर्स में तो खासकर, तो कोई ना कोई राइटर होते हैं जिनकी डेफिनेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप पेपर भी लिख के आते हैं तो आपको कुछ ऐसे राइटर्स, अगर आप एमसीक्यू दे रहे हो तो एक ऐसा दो राइटर, एक दो ऐसा राइटर होगा जिसकी डेफिनेशन में से 4 एमसीक्यू फंस जाएंगे। और यदि तो आप थियोरी लिख रहे हैं देन यू हैव टू डू इट। एचआरएम में ऐसी डेफिनेशन हमें डेल योडर की मिलती है। जो कोचिंग के नोट्स हैं उनमें से मैं बोल रही हूँ कि मेजर डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्वेश्चन कहता है, तो आंसर है द मेजर डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स वाज गिवन बाय डेल योडर। कहते क्या, ये कहते कि ह्यूमन रिसोर्स और मैन पावर मैनेजमेंट इफेक्टिवली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग द एप्लीकेशन, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब डेल योडर ने ये बोला कि जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य ये होता है कि सबसे पहले तो वो प्लान करें कि उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कितने लोग चाहिए। फिर जब उनको ये पता चल जाए कि उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए कितने लोग चाहिए, तब उस प्रोजेक्ट के तरफ अपने सारे एफर्ट्स को डायरेक्ट करें, अपनी नॉलेज को अप्लाई करें। और साथ ही साथ ये नहीं कि क्योंकि वो बंदा मेरा काम कर रहा है तो चलो हम पैसा तो दे ही रहे हैं उसको, ये सोच के साथ नहीं, उसकी भी डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर कोई आपके कंपनी को ज्वाइन किया है एज अ न्यूबी, तो उसको इतना एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि कल को वो एक बड़ी कंपनी को परसू करना चाहे तो आपके कंपनी के बेसिस पे वो कर सके। तो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हुआ ना, फिर संस्था भी फायदे में है और वो बंदा भी फायदे में। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं जो कहता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ये लिखने के लिए मुझे बहुत से रेफरेंसेस और बहुत से जर्नल्स और बहुत सी किताबें पढ़नी पड़ी, क्योंकि मुझे यहाँ पे गागर में सागर भरना था। अगर हम कह रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो एक तरह से हम बाधित कर रहे हैं। अब अगर उसमें हम कॉम्प्रहेंसिवनेस नहीं दिखाएंगे तो बच्चा क्या समझेगा कि इसके अलावा एचआर कुछ और नहीं करता है। तो ज़रा ध्यान से वो नोट्स आप देखेंगे। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम आर, सबसे पहला है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब ये होता है कि वो काम किस तरीके का है और जो काम जिस भी तरीके का है उस काम में कितने लोगों की आवश्यकता है, लोगों की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस क्वालिफिकेशन के बंदे के मार्केट रेट क्या चल रहा है, सैलरी का या वेजेस का, जो भी आपको लगे। दूसरी चीज़ है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट कह रहे हैं, प्लेसमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब हम ऑल टुगेदर में से एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को सर्टिफाई करते हैं। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस। क्योंकि रिक्रूटमेंट में हम बोलते हैं आओ आओ सब आओ सब आओ, जैसे आवेदन फॉर्म आप लोग भरते हो किसी एग्ज़ाम का, जो भी काबिल समझता है सब लोग भरते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। एप्लीकेशन तो सबने भर दिया, एग्ज़ाम में ठीक है कुछ अप्लाई, रिक्रूट हो गए, इंटरव्यू में छट जाते हैं कुछ, तो सिलेक्शन क्या है, इट इज़ अ नेगेटिव प्रोसेस। और प्लेसमेंट मतलब भाई इंटरव्यू हो गया, हमारे इतने बंदे हैं, अब इन सबको एक एक पोजीशन दी जाए। सी मैंने लिखा है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। मैंने आपसे ये बात कही ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में, लिखा हुआ अभी सामने। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में मैंने एक बात कही कि एम्प्लॉई का डेवलपमेंट होना भी बहुत आवश्यक है। मतलब जो एक एम्प्लॉई है अगर वो किसी पोजीशन पे काम कर रहा है तो वो इस व्यू पॉइंट से काम करता है कि आने वाले समय में उसको अपनी भी पर्सनालिटी में कुछ डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल बात हो गई है। अब उसके पास है ट्रांसफ़र, सेपरेशन एंड
प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ट्रांसफ़र आपने समझ लिया इंटरनल मोबिलिटी में, प्रमोशन भी समझ लिया इंटरनल मोबिलिटी में। सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या होता है? अभी एमकॉम वाले बच्चे कर रहे हैं ना, वो क्या करें, टीम प्रोजेक्ट करें, कम्युनिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, इंटर्नशिप, तो टीम बनाई हुई है। ठीक है, ऐसे संस्थाओं में भी टीम बनाई गई होती है। हर टीम को एक टास्क दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि एक बंदे पे पूरा टीम निर्भर होकर काम कर रहा है, मतलब एक ही बंदा सब कर रहा है, बाकी 4-5 कुछ नहीं कर रहे। तो एचआर डिपार्टमेंट क्या करता है, उस बंदे को दूसरे टीम में कर देता है। कहते हैं ना, झक मार के फिर बाकी चारों को काम करना पड़ता है। एचआर डिपार्टमेंट इस तरह से उनको, टीम वर्क का मतलब क्या है कि अगर 100 हमें करना है, 5 लोग हैं, तो 20-20 सब करेगा। टीम वर्क का ये मतलब नहीं होता कि 99 एक कर रहे हैं, बाकी सब मिलजुल के 1% कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जिसको काम आता है उसके ऊपर एकदम बोझिल कर देंगे। तो एचआर डिपार्टमेंट का ये फंक्शन होता है कि इंश्योर करें कि जहाँ पे सेपरेशन ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल एम्प्लॉय ज़रूरी है फ्रॉम द टीम टू मेक द टीम वर्क, वहाँ पे करना चाहिए। वेजेस एंड सैलरी यही चीज़ है, कंपनसेशन मैनेजमेंट। जो जितना प्रोडक्टिव है उसको उतना वेजेस और सैलरी दिया जाना चाहिए। एम्प्लॉय हेल्थ एंड सेफ्टी, खैर यहाँ पे हेल्थ, सेफ्टी और एक और शब्द होना चाहिए, सैनिटेशन। अगर एम्प्लॉय को सही शौचालय नहीं उपलब्ध है ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी सेफ्टी नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं लगे हैं, वो ऐसे कारखाने में काम कर रहा है जहाँ पे प्लास्टिक का काम होता है या ऐसी चीज़ों का काम होता है जहाँ पे आग पकड़ने की आशंकाएं हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है तो फर्स्ट एड मौजूद होना चाहिए, कुछ बेसिक मेडिसिन मौजूद होना चाहिए बीमार के लिए, इंजर्ड के लिए फर्स्ट एड। अगर ये बेसिक सुविधाएं नहीं हैं तो ये भी, पानी पीने को, साफ पानी पीने को होना चाहिए। अगर ये बेसिक सुविधाएं नहीं हैं तो दोबारा से कंपनी में कोई एम्प्लॉय लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। उसके बाद है इनोवेशन, अंतिम ये लिखा है मैंने, इनोवेशन। इनोवेशन का अर्थ ये है कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाना, कोई नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, जिससे हम कंपेटिटर से अलग स्टैंड कर सकें। इज दैट ओके? तो ये हमारा एचआरएम का पहला लेक्चर था, हम जिन नोट्स से कवर कर रहे हैं। आई होप आप उन नोट्स को खरीदेंगे, उन नोट्स से पढ़ेंगे, ताकि आप एचआरएम सब्जेक्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। और हमारा ये क्राइटेरिया केवल एचआरएम तक नहीं सीमित है, जिस सब्जेक्ट की हमें लगेगा मार्केट में डिमांड भी है और हमारे स्टूडेंट्स भी उसको पढ़ना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट में हम स्पेसिफिक नोट्स रखेंगे विद अ वेरी नॉमिनल प्राइस। थैंक यू क्लास।